हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। चलिए करते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इन वन शॉट। इस चैप्टर में हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि थेरेपेटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, प्रोसेस्ड फूड, बायोरेमिडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट या फिर एनर्जी प्रोडक्शन। आगे हमें बताया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं। सबसे पहला है प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट, नेक्स्ट है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, नेक्स्ट है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोटेक की एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या फिर है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन ने फूड प्रोडक्शन को 3 टाइम इंक्रीज कर दिया था, लेकिन ये फूड भी इनफ नहीं था ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। इसे इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी ब्रीडिंग टेक्निक डेवलप की गई। सबसे पहला था टिश्यू कल्चर। जब किसी प्लांट पार्ट को स्टेराइल कंडीशन में टेस्ट ट्यूब में ग्रो किया जाता है तो उसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। किसी एक्स प्लांट से होल प्लांट को जनरेट करने की कैपेसिटी को टोटिपोटेंसी कहते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस करने को माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। ये प्लांट्स ओरिजिनल प्लांट से जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और इन्हें सोमेक्लोन्स कहते हैं। इस टेक्निक से बहुत से फूड प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि टोमेटो, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा। इस मेथड को यूज़ करके हम डिजीज्ड प्लांट से हेल्दी प्लांट को रिकवर कर सकते हैं। इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद द वायरस, उसके मेरिस्टम जैसे कि एपिकल या एक्सिलरी वायरस फ्री रहते हैं। मेरिस्टम को इन विट्रो ग्रो करके हम वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बनाना, शुगरकेन, पोटैटो की मेरिस्टम कल्चर करने में साइंटिस्ट सक्सेसफुल रहे हैं। नेक्स्ट है सोमेटिक हाइब्रिड्स। जब 2 डिफरेंट प्लांट वेराइटीज से डिजायर्ड कैरेक्टर के प्रोटोप्लाज्म को आइसोलेट किया जाता है और फ्यूज करके न्यू हाइब्रिड फॉर्म की जाती है, उसे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इसके लिए हम एक सिचुएशन को एग्जामिन कर सकते हैं, जब पोटैटो और टमाटो के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करके पोमैटो की फॉर्मेशन की जाए। नेक्स्ट है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जब प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई या एनिमल्स की जीन को ऑल्टर करके डिज़ायर प्रोडक्ट बनाया जाए, उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में फॉलोइंग कैरेक्टर होने चाहिए। सबसे पहला, क्रॉप मोर टॉलरेंट होना चाहिए एबायोटिक स्ट्रेस से, जैसे कि कोल्ड, ड्रॉट, सोल्ट या हीट। रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड। नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को रिड्यूस करें। अगला है मिनरल यूसेज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करें। न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हांस करें, जैसे कि गोल्डन राइस जो कि विटामिन ए इनरिच्ड है। आगे है पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट के कुछ एग्जांपल, जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन एक्सेट्रा। इन प्लांट्स में बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis के बीटी टॉक्सिन जीन को क्लोन करके एक्सप्रेस किया गया है। बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस करता है प्रोटीन जो बहुत से इंसेक्ट्स को किल करने में काम आता है। एपिजोपेट्रॉन जैसे टोबैको बडवॉर्म, आर्मी वॉर्म। सेकंड है कोलेप्टेरॉन जैसे कि बीटल्स। नेक्स्ट है डिप्टेरॉन्स जैसे कि फ्लाइज या मॉस्किटो। बैसिलस thuringiensis कुछ प्रोटीन क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। ये क्रिस्टल टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होते हैं जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब इंसेक्ट्स इन्हें इंजेक्ट करता है, ये इंसेक्ट्स के गट के एल्कलाइन पीएच से सोल्यूबलाइज हो जाती है और एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड करती है मिड एपिथेलियल सेल से, जो सेल्स में पोर्स को क्रिएट कर देता है। पोर्स की वजह से सेल स्वेलअप हो जाता है और सेल लाइसिस हो जाती है। बीटी टॉक्सिन स्पेसिफिक जीन से कोड किया जाता है, जिन्हें क्राई जीन्स कहते हैं। जीन क्राई1AC एंड जीन क्राई2AB कॉटन बुलवॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं।
जीन CRY1AB कॉर्न बोरर्स को कंट्रोल करते हैं। आगे हमें बताया गया है नीमेटोड मिलेनोगाइनी इनकोग्निशिया के बारे में, जो कि टोबैको रूट को इन्फेक्ट करता है। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए प्लांट RNA इंटरफेरेंस टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं, जिसे RNAi भी कहते हैं। इस मेथड में स्पेसिफिक mRNA की साइलेंसिंग हो जाती है कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल की वजह से, जो प्रिवेंट करता है mRNA की ट्रांसलेशन प्रोसेस को। इस कॉम्प्लीमेंट्री RNA का सोर्स ट्रांसपोजोन्स हो सकता है। ट्रांसपोजोन्स मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं जो रेप्लिकेट करते हैं थ्रू RNA इंटरमीडिएट। RNA इंटरफेरेंस सेलुलर डिफेंस का मेथड होता है सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज़ करके नीमेटोड्स स्पेसिफिक होस्ट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ये DNA प्रोड्यूस करता है बोथ सेंस एंड एंटीसेंस RNA को, जो डबल स्टैंडर्ड RNA की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। डबल स्टैंडर्ड RNA के फॉर्मेशन की वजह से ट्रांसलेशन की साइलेंसिंग हो जाती है और प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण प्लांट्स इन्फेक्शन से बच जाता है। आगे देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन मेडिसिन। वर्ल्ड में 30 रिकमेंडेड थेरेपेटिक्स अप्रूव्ड हो चुकी हैं ह्यूमन यूज़ के लिए। इनमें से 12 इंडिया में भी मार्केट की जाती है। आगे बताया गया है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसुलिन मेनली डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। पहले इंसुलिन स्लॉटर्ड कैटल्स या फिर पिग्स के पेनक्रियास से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, लेकिन एनिमल इंसुलिन की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत सी एलर्जी शो होने लगी। 1983 में एली लिली, जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी, उसने फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसुलिन प्रोड्यूस किया जिसे ह्यूमुलिन कहा गया। इंसुलिन में 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं, चेन ए एंड चेन बी, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। इनके बीच में एक सी पेप्टाइड भी प्रेजेंट होता है। मैच्योर इंसुलिन सी पेप्टाइड फ्री होता है और चेन ए और बी मिलकर मैच्योर इंसुलिन बना लेते हैं। एली लिली कंपनी ने की हेल्प से चेन ए और बी को सेपरेटली प्रोड्यूस किया और डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन से आर्टिफिशियल इंसुलिन को फॉर्म किया। नेक्स्ट है जीन थेरेपी। फर्स्ट जीन थेरेपी 1990 में एक 4 साल की लड़की में की गई थी, जिसमें ADA डेफिशिएंसी थी। ADA एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। ये डिसऑर्डर एडिनोसिन डीएमिनेज जीन के डिलीशन की वजह से होता है। इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से ट्रीट किया जाता है, बट ये प्रोसेसेस कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं होते। जीन थेरेपी की हेल्प से भी हम इसे क्योर कर सकते हैं। इसमें पेशेंट के ब्लड से कुछ लिम्फोसाइट्स को आउटसाइड द बॉडी कल्चर किया जाता है और रेट्रोवायरल वेक्टर की हेल्प से फंक्शनल ADA कॉम्प्लीमेंट्री DNA को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन लिम्फोसाइट्स को फिर से पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसे नॉर्मल फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल होते हैं, इसलिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स का पीरियोडिकली इन्फ्यूजन करना पड़ता है बॉडी में। अगर बोन मैरो सेल में ADA जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, तो उसे परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। कन्वेंशनल मेथड जैसे कि सीरम या फिर यूरिन एनालिसिस से हम किसी डिजीज़ का अर्ली डिटेक्शन नहीं कर सकते। अर्ली डिटेक्शन के लिए हमें PCR या ELISA जैसी टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है। बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस की वेरी लो कंसंट्रेशन को भी हम एम्प्लीफिकेशन के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसे PCR कहते हैं। PCR मेनली HIV को डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, जिसे प्रोब कहते हैं, उसे भी यूज़ करके हम ऑटो रेडियोग्राफी करा सकते हैं। क्लोन जिसमें म्यूटेंट जीन प्रेजेंट है वो फोटोग्राफिक फिल्म में अपीयर नहीं होगा, क्योंकि प्रोब म्यूटेंट जीन के साथ कोई भी कॉम्प्लीमेंट्रिटी शो नहीं करता है। नेक्स्ट है ELISA।
यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। साइंटिस्ट बहुत से ट्रांसजेनिक एनिमल्स डेवलप कर चुके हैं, जैसे कि ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शीप्स, काउज, फिशेस एक्सेट्रा। 95% से ज़्यादा एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल माइस हैं। आगे देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ये कॉम्प्लेक्स ग्रोथ फैक्टर्स और बॉडी में फंक्शनिंग की स्टडी के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डिजीज़। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वेरियस डिजीज़ की स्टडी के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। मैनी ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट करते हैं मैनी ह्यूमन डिजीज़ के लिए, जैसे कि कैंसर, सिस्टिक फिब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एल्जाइमर। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को एम्फाइसीमा डिजीज़ को ट्रीट करने में यूज़ करते हैं। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, जिसका नाम था रोजी, उसे प्रोड्यूस किया गया था, जो कि प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करती है, ऑलमोस्ट 2.4 ग्राम पर लीटर। इसके मिल्क में अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रेजेंट होता है, जो कि मिल्क की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है वैक्सीन सेफ्टी, जैसे ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ किया जाता है पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग में। कुछ मंकीज़ का भी यूज़ किया जाता है वैक्सीन की टेस्टिंग में। नेक्स्ट है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। इसमें ड्रग्स की टॉक्सिसिटी को टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है एथिकल इश्यूज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की है, जिसे GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेक करती है GM रिसर्च की वैलिडिटी और GM ऑर्गेनिज्म की सेफ्टी के लिए फॉर पब्लिक सर्विस। आगे बताया गया है इंडिया में राइस की रिचेस्ट डाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में। ऑलमोस्ट 2 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस प्रेजेंट है इंडिया में। बासमती राइस अपने यूनिक फ्लेवर और एरोमा के लिए फेमस है। बासमती की 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ ग्रो की जाती है इंडिया में। इंडिया में और भी बहुत से ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि टर्मरिक, नीम एक्सेट्रा। नेक्स्ट है बायोपायरेसी। जब मल्टीनेशनल कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन बायो रिसोर्सेज का यूज़ करती हैं बिना किसी प्रॉपर अथोराइजेशन के फ्रॉम द कंट्री, या उसे बायोपायरेसी कहते हैं। ऐसा ही एक केस 1997 में हुआ था, जब अमेरिकन कंपनी ने इंडियन बासमती राइस पे पेटेंट ले लिया था। इन सब को रोकने के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल पास किया, which take such issues into consideration। इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।